हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र अध्यायवार व्याख्या सहित 1998 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास का टॉपिक है। इसमें जो है अध्यायवार दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज लगाया गया है। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज अध्यायवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास का टॉपिक यहाँ पर रखा गया है। तो प्राचीन भारत से है, एंशिएंट हिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। नंबर ए संकर्षण तथा वासुदेव से, नंबर बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, नंबर सी है संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, और नंबर डी है केवल वासुदेव से। तो डी वाला सही हो जाएगा, केवल वासुदेव से। नंबर बी है क्वेश्चन नंबर के निम्नांकित में से निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया था। नंबर कारण आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहां पर दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि सिकंदर 325 ईसा पूर्व में ही भारत से चला गया था। चंद्रगुप्त का सिकंदर से युद्ध नहीं हुआ था। सिकंदर का एकमात्र भारतीय राजा पुरु या पोरस से ही युद्ध हुआ था। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त सिकंदर से एक बार जरूर मिला था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है। केवल बौद्धों तथा जैनियों से, हिंदुओं तथा जैनियों से, हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों से। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं में शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों, तीनों प्रकार के शैलकृत मंदिरों का संबंध तीनों से रहा है, यानी कि हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों से। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। नंबर ए है नागार्जुन, नंबर बी है नागसेन, नंबर सी है आनंद, नंबर डी है अशोक घोष। तो ए सही हो जाएगा, नागार्जुन। नंबर 5 है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी। सी है अग्निमित्र और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 5th हो जाएगा सी वाला, अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, उसने कर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। नंबर 2 है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। नंबर 3 है उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो अब इसमें कोड दिया हुआ है दोस्तों। आंसर नंबर ए है ऑप्शन नंबर पहला तथा दूसरा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है पहला, दूसरा तथा तीसरा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। उसने बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार कर दिया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। तो पहला दूसरा सही है। नंबर 7 है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। पूर्व मीमांसा, नंबर बी है सांख्य दर्शन, नंबर सी है न्याय दर्शन, नंबर डी है उत्तर मीमांसा।
तो सातवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, न्याय दर्शन, कपिल का न्याय दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं दोस्तों। द्रविड़ शैली में मंदिरों को में गोपुरम से तात्पर्य है गर्भगृह से, दीवारों पर कोई की गई चित्रकारी से, सी है शिखर से, नंबर डी है तोरण के ऊपर बने अलंकृत तथा बहुमंजिला भवन से। तो डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसका संदर्भ है। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और डी है हस्तिनापुर। तो बी वाला सही हो जाएगा, अतरंजी खेड़ा से भारत की लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, अतरंजी खेड़ा। मध्यकालीन इतिहास से अब क्वेश्चन आए हुए हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित युद्धों का सही काल अनुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध और 1601 हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। तो इसमें दोस्तों जो है आंसर, तो इसमें सी वाला जो है ऐसे लगाएंगे कि A22 हो जाएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हो जाएगा। फिर अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो B23 हो जाएगा, B23 हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तो B2C हो जाएगा। और इसके बाद है कि राणा प्रताप एवं अकबर के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, तो 1192 में। तो तराइन का युद्ध C24 हो जाएगा, C24 और D21 हो जाएगा। तो सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 11 नंबर है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, नंबर सी है उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो नंबर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। नंबर 13 है, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ए नंबर है गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, नंबर सी है जहां आरा बेगम, नंबर डी है जेबुन्निसा बेगम। तो ए सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ये बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम क्या है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति औरंगजेब ने किया था। तो बी सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में औरंगजेब को सबसे अधिक धार्मिक कट्टर माना जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में जवाबित से शासन चलता था। लेकिन यह भी सही है कि उसी के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 22 थी, जो कि औरंगजेब के समय में बढ़ के 33% हो गई थी। अकबर के समय में 22%, औरंगजेब के समय में 33%। क्वेश्चन नंबर 15 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो डी सही हो जाएगा, मंसूर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी में, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी में, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में, और डी है
भारतीय संविधान 1950। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में सम्मिलित होने में विलंब किया? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। नंबर बी है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये बी वाला सही हो जाएगा। ये 3 याद रखिएगा, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में ने भारत में विलय होने में देरी की थी। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने में विलंब किया। जूनागढ़ का 9 नवंबर 1948 को भारत संघ में विलय हुआ। हैदराबाद का 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना की सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हुआ था। और कश्मीर का विलय भारत में विलय 17 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह के हस्ताक्षर से हुआ था। ये विपिन चंद्र की बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। आधुनिक भारत के लिए बहुत अच्छा जो है, अच्छी बुक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही काल अनुक्रम चुनिए। तो काल अनुक्रम इसमें दोस्तों जो है चुनना है। नंबर 1 है असहयोग आंदोलन, नंबर बी है दूसरा है होम रूल आंदोलन, नंबर 3 है भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर 4 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसमें बताना है कि इसमें कौन सा क्रम सही है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों होम रूल आंदोलन 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा इसमें। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी, सिद्ध। तो ये सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा जो है इसका नाम ही था, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेता था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। यह विद्रोह सन 1899 से 1900 ईस्वी में वर्तमान झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में हुआ था। यह विद्रोह खूंट कट्ठी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए तथा बेगारी एवं बाहरी भूस्वामियों के विरुद्ध था। बिरसा की जेल में हैजा की बीमारी से मौत हो गई थी, विपिन चंद्र की बुक में दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण आर है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें बताना है दोस्तों जो है कौन सा सही है। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए सही है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानती थी। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर। तो बी वाला सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर।
क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त किया था, सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि की थी, सही है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये भी सही है। और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, तो ये डी वाला दोस्तों जो है गलत है। उच्चतम निष्क्रियता की नीति लॉर्ड कैनिंग ने नहीं बल्कि लॉर्ड लॉरेंस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये ए सही हो जाएगा, खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो इसमें वी.डी. सावरकर हो जाएगा। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। सावरकर ने लंदन जाने से पहले 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक एक संस्था गठित की, जो बाद में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन में परिवर्तित हो गया। आधुनिक भारत NCERT में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? योगक्षेम सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, सरीन सभा। तो ए नंबर है पहला और दूसरा, बी है पहला और तीसरा, सी है दूसरा और तीसरा, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें चारों विकल्प गलत दिए हुए हैं, बता रहा है। विपिन चंद्र पाल की बुक के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। नंबर टी है पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। तो बी वाला हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 27 है वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें A2 3 हो जाएगा, B2 4 हो जाएगा, C2 1 हो जाएगा और D2 2 हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का बिहार में, खुदाई खिदमतगार का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और स्वामी रामानंद का हैदराबाद में, यानी C2 1 हो जाएगा और D2 2 हो जाएगा। अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। फिर है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ए है हेमचंद्र कार, बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, नंबर सी है दीन बंधु मित्र, नंबर डी है दिगंबर विश्वास। तो बी वाला सही हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये भील आंदोलन है, भील विद्रोह। 1818 में खान देश के अंग्रेजों के आधिपत्य से भीलों में बाहरी लोगों के प्रति अतिक्रमण का उत्पन्न भय हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, CR दास, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था दोस्तों। 1894 ईस्वी में गांधी ने अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए स्थायी संस्था नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1904 से ईस्वी से प्रकाशित होने वाले इंडियन ओपिनियन के संपादक मनसुख लाल नायर ने संपादन का पूरा कार्य गांधी जी पर सौंप दिया।
क्वेश्चन नंबर 33 है कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, कारण आर, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये बी वाला ही सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इससे हिमालय में बर्फ भी गिरती है और जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। ए सही हो जाएगा दोस्तों। 35 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो मैग्नीज उड़ीसा, एस्बेस्टस मध्य प्रदेश, निकेल राजस्थान, निकेल राजस्थान, जस्ता आंध्र प्रदेश। इसको सुमेल कराना है दोस्तों कि कौन सा सही है। दोस्तों मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जबकि एस्बेस्टस का आंध्र प्रदेश के करनूल में, अनंतपुर जिले में एवं जस्ता राजस्थान में सबसे अधिक भंडार पाया जाता है और निकेल या उड़ीसा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा A22, B24, C21, D23। डी वाला दोस्तों सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 36 है, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। असम तथा बिहार, बिहार उड़ीसा, उड़ीसा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। सी सही हो जाएगा, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश। थर्टी 37 है, लाल मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। सी सही हो जाएगा, मालवा पठार में। इसके बाद 38 है, निम्नांकित भारतीय नगरों में से किसके सर्वश्रेष्ठ सामूहिक रक्षा व्यवस्था है। तो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो मुंबई हो जाएगा दोस्तों, डी वाला। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 20%, 40%, 60%, 80%। तो इसमें कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, 60%। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। (41) है कथन ए, भारत एक मानसूनी देश है। सही है, कारण आर, उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इसमें जो है दोस्तों ए आर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी सही हो जाएगा दोस्तों। 42 नंबर है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीयकरण है। नंबर दूसरा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। नंबर थर्ड है, औद्योगिक दृष्टिकोण से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है।
ये पहला तथा दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा पहला तीसरा सही है, उपरोक्त सभी सही है, तो डी सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूची फर्स्ट जिसमें राज्य है, सूची सेकंड में राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश बांदीपुर, असम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा नंबर सी उड़ीसा सिमलीपाल और कर्नाटक मानस। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें A2 हो जाएगा, B2 4 हो जाएगा, C2 3 हो जाएगा, D2 1 हो जाएगा। इसमें B सही हो जाएगा दोस्तों। मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश अब उत्तरांचल में इस वर्तमान समय में है। 44 है उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि हुई 1951 से 61 में, 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91। तो सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुई है 1971 से 81 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग है लगभग 150 के वाट, 250 किलोवाट, नंबर सी है 350 किलोवाट, नंबर डी है 500 किलोवाट। तो सी सही हो जाएगा 350 किलोवाट। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली की खपत 1994-95 में 319 किलोवाट थी सर्वाधिक विद्युत खपत। प्रति व्यक्ति 785.5 किलोवाट पंजाब में है। 46 है भारत का सर्वाधिक घना आबाद राज्य है डी पश्चिम बंगाल। नंबर 47 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कराना है। तो इसमें कोयला, तांबा, लौह अयस्क, चांदी, कुद्रेमुख, जावर, खेतड़ी, तलचर। तो इसमें A2 4 हो जाएगा, B2 3 हो जाएगा, C2 1 हो जाएगा और D2 2 हो जाएगा। दोस्तों कोयला तलचर उड़ीसा में, तांबा खेतड़ी राजस्थान में, जबकि लौह अयस्क कुद्रेमुख कर्नाटक में और चांदी जावर राजस्थान में पाई जाती है। तो इस प्रकार से सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों सी सही है। 48 है देश के 4 राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सी सही हो जाएगा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। निम्नांकित में से कौन निजी क्षेत्र में है? बोंगाईगांव रिफाइनरी, मंगलौर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, SRIL लिमिटेड। पहला है ए है पहला तथा दूसरा, बी है दूसरा तथा तीसरा, सी है दूसरा तथा चौथा, डी है पहला तथा चौथा। तो चारों विकल्प दोस्तों इसमें कह रहा है कि गलत है। व्याख्या वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के 13 तेल शोधक कारखाने, इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC हल्दिया, मंगलोर, बोंगाईगांव है, SRIL लिमिटेड इसके अंतर्गत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो राइन नदी जो दोस्तों है ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी 2 समानांतर भ्रंशों के बीच गहरा भाग होता है जिसकी लंबाई अधिक तथा चौड़ाई अत्यंत अल्प होती है। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी, जॉर्डन नदी अन्य नदी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। पाक खाड़ी अवस्थित है कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी के बीच, अंडमान तथा निकोबार, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा मालदीव। तो इसमें कौन सा जो है पाक खाड़ी के विषय में बताना है दोस्तों। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक खाड़ी बहती है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो सी वाला है भोरघाट हिमाचल प्रदेश में दोस्तों नहीं है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। नंबर ए है शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, नंबर बी है वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, नंबर सी है वन्य जीव संरक्षकों को, नंबर डी है उपरोक्त सभी को। तो डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। कारण आर है ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए सही हो जाएगा दोस्तों। भारत के सभी छोटे और बड़े नगरों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या का पलायन गांवों से शहरों की ओर तेजी से हो रहा है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है दोस्तों। भारत का भौतिकी, पर्यावरण और लोग और अर्थव्यवस्था दोनों में दिया हुआ है। आप लोग ये बुक एनसीईआरटी की बुक खूब पढ़िए दोस्तों। 56 है, 1991 की जनसंख्या के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, पंजाब में। तो डी सही हो जाएगा, पंजाब में। 57 है, 1991 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान है चंडीगढ़ का, दिल्ली का, मिजोरम का, पांडिचेरी का। तो सी सही होएगा, मिजोरम का। 58 है, कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है मोटर गाड़ियों का, शक्ति संयंत्रों का, लघु औद्योगिक इकाइयों का, चमड़े के कारखानों का। तो सी सही हो जाएगा, लघु औद्योगिक इकाइयों का सी हो सही हो जाएगा। कलकत्ता में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 600 टन तथा परिवहन सेक्टर में 360 टन प्रदूषकों का प्रतिदिन उत्सर्जन होता है। ताप शक्ति घरों में 195 टन प्रदूषक प्रतिदिन उत्सर्जित होते हैं। एनसीईआरटी पर्यावरण भूगोल सविंद्र सिंह। विश्व का भूगोल अब आ जाते हैं दोस्तों। 59 है कि पेट्रोलियम के संबंध में कौन से निम्नांकित सही है? नंबर 1 है, मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। नंबर 3 है, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही हैं। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला तथा दूसरा सही है, दूसरा तथा तीसरा सही है, पहला तथा तीसरा सही है और सभी सही है। तो पहला और तीसरा सही है दोस्तों। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। और तीसरा वाला सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है। नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया में, नंबर बी है फ्रांस में, नंबर सी है इटली में, नंबर डी है स्वीडन में। तो सी सही हो जाएगा, इटली में। व्याख्या देख लेते हैं देश और प्रजनन। तो ऑस्ट्रेलिया में 1.9% प्रजनन दर है, फ्रांस में 1.8% है, इटली में 0.3 है, स्वीडन में 1.9% है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित है। नंबर 2 है, उष्णकटिबंधीय बागान
समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। नंबर 3 है अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। तो इसमें कौन सा दोस्तों सही होगा? कोड दिया हुआ है इसके बाद। पहला तथा दूसरा सही है, दूसरा तथा तीसरा सही है, तीसरा तथा पहला तथा तीसरा सही है, सभी सही है। तो इसमें ए सही हो जाएगा, पहला तथा दूसरा सही है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं, ये वाला सही है। और अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बान, राइन, काहिरा, नील, न्यूयॉर्क, हडसन, वियना, वोल्गा। तो डी वाला वियना वोल्गा दे रखा है, जबकि वियना डेन्यूब नदी में के तट पर स्थित है और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जबकि वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 3690 किलोमीटर है। डेन्यूब नदी जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, जबकि बहती हुई काला सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है ट्रोपोस्फियर द्वारा, स्ट्रेटोस्फियर द्वारा, आयनोस्फियर द्वारा, एक्सोस्फियर द्वारा। तो सी वाला सही हो जाएगा, आयनोस्फियर द्वारा। आयन मंडल 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर के मध्य स्थित होता है। इसी मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इसी के चलते रेडियो स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को हम आसानी से सुन सकते हैं। आयन मंडल नहीं होने से रेडियो प्रसारण सुनना असंभव हो जाता। 64 है, विश्व की सभी लगभग 50% जनसंख्या निम्नांकित अक्षांश के मध्य केंद्रित है। तो 5 डिग्री उत्तर तथा 20 डिग्री उत्तर के बीच, 20 डिग्री उत्तर तथा 40 डिग्री उत्तर के बीच, 40 डिग्री उत्तर 60 डिग्री उत्तर के बीच, 20 डिग्री उत्तर 40 डिग्री के बीच। तो बी वाला सही हो जाएगा, 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर के बीच विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निम्नांकित यानी कि जो है 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में रहती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नांकित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो ये सी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की तीव्र वृद्धि के कारण ही यह कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, लेकिन इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण इसके लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लगाने से जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है तथा निकट के ज़मीन के फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। इसे पारिस्थितिक आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। 66 है, मृदा क्षरण बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में। नंबर सी है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नंबर डी है, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। तो ए वाला सही हो जाएगा। 67 है, निम्नांकित देश समूहों में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल तथा जापान। नंबर बी है, बांग्लादेश, ब्राज़ील तथा जापान। ब्राज़ील, जापान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, जापान, जर्मनी। ए सही हो जाएगा। 68 है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था एजी टांसले ने। 69 है, निम्नांकित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो इसमें बी सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर
में उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग संसार का सबसे महत्वपूर्ण तथा व्यस्त जलमार्ग है। यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य संपर्क का मार्ग है। यहाँ से विश्व के व्यापारिक जलयानों का 25% माल इसी मार्ग से आता जाता है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाहों में से 28 इसी मार्ग पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स, मैगिटो गोर्स्क लोहा तथा इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम जलपोत। डी वाला गलत हो जाएगा, यानी सुमेल नहीं है। बर्मिंघम जलपोत निर्माण कार्य में नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मोटर कार मशीनरी का निर्माण होता है। यह नटिंघम तथा डर्बी के कोयला खानों के निकट स्थित है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहाँ ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 71 है, टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 72 है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु अवधारण का न्यूनतम प्रतिशत है 50, 40, 33, 25। तो ये 33 हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 74 है कि संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है भारत, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका। तो ये सही हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 75 है, अफ्रीका में निम्न देशों में से किसमें सघन उष्ण आर्द्र वन है? आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका संघ। तो आइवरी कोस्ट ए सही हो जाएगा। 76 है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ब्राजील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर। नंबर बी है हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। नंबर सी है गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर। डी है अंगुल-हास धारा, हिंद महासागर। तो बी वाला सही हो जाएगा। 77 है, लवणता के सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है बाल्टिक सागर में, श्याम सागर में, मृत सागर में। नंबर डी है लाल सागर में। तो सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो इसमें 6 माह हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है। 79 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, या डी है आर्थिक अधिकार। तो नंबर बी वाला सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 1942 में रणधीर बनाम भारतीय संघवाद में स्पष्ट किया गया है कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 घ में, यानी 39 घ में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाते हैं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण आ जाएगा आर। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो डी वाला सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाते हैं कि भारत में एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नंबर ए है जनवरी 22 1946 में, जनवरी 22 1947 में, जनवरी 20 1947 में, जनवरी 26 1946 में। तो बी सही हो जाएगा, जनवरी 22 1947 में।
संविधान सभा की बैठक को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 1900 क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो ये है बंगाली। भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में हमारी 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न के अनुसार 7.5 लोगों द्वारा बंगाली बोली जाती है तथा 7.4% द्वारा तेलुगु बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। 84 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। यह राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। नंबर 3 है, यह सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नंबर 4 है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें जो है पहला तथा दूसरा ऐसे करके बताना है दोस्तों। तो जैसे पहला तथा दूसरा सही है, बी है दूसरा तथा तीसरा सही है, और सी है पहला दूसरा तथा तीसरा सही है। तो सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के मौलिक अधिकार राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। यह सामाजिक आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इस पहला और दूसरा सही हो जाएगा, आवास का अधिकार और विदेश की यात्रा का अधिकार। आवास का अधिकार तथा विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है के अंतर्गत आता है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन एक संवैधानिक लक्ष्य है। 86 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना यानी न्यायिक पुनरावलोकन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? क्वेश्चन नंबर ये सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 51A में दिया गया है, सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो बी वाला है, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में। नंबर बी है, वर्ष 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में। नंबर सी है, वर्ष 1960 में एमसी छांगला की अध्यक्षता में। नंबर डी है, वर्ष 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो बी वाला सही हो जाएगा, 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 90 है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता
निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र। भारतीय संविधान में राज्यसभा में विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के निम्नांकन की व्यवस्था को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीडी बसु में बहुत अच्छा दिया हुआ है। 91 निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? नंबर ए शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। नंबर बी है समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सलाह। नंबर सी है समान आचार संहिता। नंबर डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो सी सही हो जाएगा, समान आचार संहिता। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43 का शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा का अनुच्छेद 39 चा, समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 का को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। समान आचार संहिता को 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, बेयर एक्ट। 92 है निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उपरोक्त सभी। डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। नाइन्टी 93 है अप्रैल 1992 मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू नहीं? रोजगार वृद्धि दर बहुधा रही है लगभग 2% प्रति। 2 ए सही हो जाएगा। 95 है भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1997-98 वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति है। कारण आर है निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों यही बी वाला सही हो जाएगा। वर्ष 1997-98 के उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर 7.1 से कम होकर 4.3% रही। आर्थिक विकास दर 7% से घटकर 5% रह गई। इसी प्रकार किसी विकास की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जिसे वर्ष 1997-98 की अर्थव्यवस्था के अवसाद के रूप में निरूपित किया गया। 96 है निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? यूटीआई, केनरा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी बाजार। नंबर डी है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। तो डी वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों को वित्तीय मदद देता है। यह बोर्डों तथा ऋण पत्रों का विक्रय कर सकता है, किंतु यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। यूटीआई, केनरा बैंक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूंजी बाजार, ये सभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नांकित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? नंबर ए है एक्सिम बैंक। नंबर बी है आईडीबीआई। नंबर सी है नाबार्ड। नंबर डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सी वाला सही हो जाएगा, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 98 है मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है। नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। तो दोस्तों 98 का ए वाला सही हो जाएगा,
जो मूल्य मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है, यानी जो सामान पहले 100 रुपए में मिल रहा होता है अब उसको 120 रुपए में 130 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो यानी अब हमारे जो 100 रुपए की पहले इसकी शक्ति, उसकी परचेजिंग पावर वो खत्म हो गई। तो इसको मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन के कारण अवमूल्यन करने वाले देश की मुद्रा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि विदेशों से आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। कुछ अन्य कारण भी हैं जिससे अवमूल्यन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नांकित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते मुख्य आय के स्रोत हैं? निगम कर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ। नंबर 3 है राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय। नंबर 4 है विश्व बैंक से प्राप्त ऋण उत्पाद कर। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा सही है दोस्तों, निगम कर और राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, और फिफ्थ है उत्पाद कर। 100 है, इस समय भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 33%। तो दोस्तों ये जो है ये 98 के हिसाब से इसमें दिया हुआ है, इसको करंट के हिसाब से आप लोग पढ़िएगा, डेटा बदल जाते हैं इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 है, नवम पंचवर्षीय योजना के मसविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है 6%, 6.5%, 7%, 7.5%। सी वाला सही हो जाएगा 7.0% यानी 7%। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत, स्वैच्छिक बचत, नियोक्ता की बचत। तो ए सही हो जाएगा संविदा आधारित बचत। भविष्य निधि, जीपीएफ, ईपीएफ, लघु बचत संविदा पर आधारित बचत के उदाहरण हैं। इन बचतों पर उपलब्ध ब्याज दर वास्तविक अर्थों में काफी ऊंची होती है। फिर है 103, मॉर्गन स्टैनले ने भारत की गणना वर्ष 1998 में अति उभरते हुए बाजारों में की है, तभी इसे निम्न स्थान दिया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें बी वाला सही होगा, द्वितीय स्थान दिया गया। वर्ष 1950 में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था, परंतु आज ये है 0.60%, बी है 1%, सी है 2%, डी है 2.50%। तो वर्ष 1950 में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था, लेकिन आज यह 2.00% है। वर्ष 1970 में के दशक में यह 0.65% था। क्वेश्चन नंबर 105 है, उनमें अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं, उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट है, उनमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा संयोजात अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। वे पृथ्वी तल के आधे भाग में फैले हैं तथा उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। यह संदर्भित देश समूह संबंधित है साप्टा से, एपेक से, ईसी से, CIS से। तो बी वाला हो जाएगा एपेक से। एपेक संगठन के अंतर्गत विश्व की कुल आबादी का 40% जनसंख्या निवास करती है। एपेक की वर्तमान सदस्य संख्या 21 है। इसके अंतर्गत अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देश भी हैं, जिनकी जाति और भाषा भी में विविधता है। एक 106 है, कथन ए,
भारत में पिछले 3 वर्ष में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। कारण आर, इन वर्षों में देश की बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। तो पहला है ए, यानी कि ए आर दोनों सही है, ए आर की सही, आर ए की सही व्याख्या है। बी हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये दोस्तों ये बी वाला ही सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सी सही हो जाएगा, उच्च तापमान नापने के लिए जो है पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रसायन विज्ञान का क्वेश्चन आ जाता है। रसायन विज्ञान में है कि 108 क्वेश्चन नंबर, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। तो सी सही हो जाएगा, टेट्राएथिलेट का इस्तेमाल किया जाता है। टेट्राएथिलेट का प्रयोग इंजन में नॉकिंग दूर करने के लिए किया जाता है। TEL मिलाने से पेट्रोल का एंटी नॉकिंग गुण बढ़ जाता है और पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर भी बढ़ जाता है। NCERT में दिया हुआ है। 109 निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। नीला थोथा, नंबर बी है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, नंबर सी है जिंक ऑक्साइड, डी है पारा। तो इसमें बी सही हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का इस्तेमाल होता है जिसमें टेप की रील में जो कैसेट होती है उसमें आवाज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है। वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। रिकॉर्डिंग के समय ये कण से चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। फिर 110 है क्वेश्चन नंबर, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है नंबर सी जंतु चारकोल। जानवरों की हड्डी के चूड़ को चीनी साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर जीव विज्ञान पे आ जाते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पादित होती है। नंबर ए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, नंबर बी प्रकाश से ताप ऊर्जा, नंबर सी है ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, नंबर डी है ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो सी सही हो जाएगा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा। 112 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। मलेरिया, फाइलेरिया, एनसीफेलाइटिस, ल्यूकीमिया। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों A25, B24, C22, D21, यानी मलेरिया से रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया से लसिका ग्रंथि और एनसीफेलाइटिस से मस्तिष्क तथा ल्यूकीमिया से बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। फिर 113 में आ जाते हैं। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। नंबर ए ज्वार, नंबर बी मच्छर की काट, नंबर सी मानव प्रजाति, नंबर डी मच्छर प्रजाति। तो डी वाला सही हो जाएगा। मलेरिया तथा डेंगू दोनों मच्छरों के काटने से होते हैं, किंतु मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया तथा मादा क्यूलैक्स के काटने से डेंगू होता है। इस प्रकार मलेरिया तथा डेंगू बुखार फैलाने वाले अलग अलग प्रजाति के मच्छर हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है अग्निशमन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 है, विज्ञान प्रौद्योगिकी शुरू हो चुका है 114 से। निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही काल अनुक्रम
क्या है? एप्पल, IGMD, स्टेप साइट। तो इसका जो है क्या सही होगा? ए में दिया हुआ है BCDA, बी में दिया हुआ है DCBAB, और सी में दिया हुआ है CADB, डी में दिया हुआ है ACDB। तो बी वाला सही हो जाएगा DCAB। यानी सही काल अनुक्रम इस प्रकार है: सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शन, टेलीविज़न, एक्सपेरिमेंट। साइट हो जाएगा। 1975 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। फिर सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट स्टेप 1997 में शुरू हुआ था। फिर एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल 1981 में शुरू हुआ था। और IGMD ये 1990 में शुरू हुआ था। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 140 में आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो है मैथ और करंट अफेयर्स के हैं। तो मैथ प्रैक्टिस पे आधारित है, आप लोग मैथ लगाते रहिए। और करंट अफेयर्स जो है प्रेजेंट टाइम का पढ़िए, 98 का करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 140 नंबर पे आ जाते हैं कि ऑपरेशन पवन का संबंध है। तो इसमें श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि ठक्कर नटराजन आयोग निम्नांकित की छानबीन के लिए स्थापित किया गया था। तो फेयर फैक्स का मामला था, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो मधुमिता रावत, इंदिरा चक्रवर्ती, मीरा भाटिया, साध्वी साधना। बी वाला सही हो जाएगा इंदिरा चक्रवर्ती, ओडिसी नृत्यांगना। बी वाला सही हो जाएगा, सुमेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143 में आ जाते हैं। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया? महेश भट्ट, मीरा नायर, सत्यजीत रे। तो सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 144 आ जाते हैं। रासायनिक हथियारों की निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में सम्मिलित हैं रूस, चीन, इराक, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और श्रीलंका, जापान, सीरिया। तो बी वाला सही हो जाएगा। 145 में है तेल या प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोला है, वे है यूनाइटेड किंगडम तथा कनाडा, मिस्र तथा ईरान। तो मिस्र तथा ईरान, बी वाला सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि होती है 9 वर्ष। डी वाला सही हो जाएगा। 147 है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें देबू चौधरी सितार सही है, अमजद अली खान सरोद सही है, पन्ना लाल घोष तबला ये वाला सही नहीं है। तो यही वाला आंसर हो जाएगा। और यहूदी मेनूहिन वायलिन ये भी सही है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। 48 है PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह कमलापति त्रिपाठी। तो बी वाला सही हो जाएगा। 149 है उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। अड्यार, तंजावुर, मल्लपुरम, उडुपी। तो तंजावुर बी वाला सही हो जाएगा। और 150 निम्नांकित में से कौन संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को। तो यूनेस्को सही हो जाएगा दोस्तों।